नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑटो हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आया हूँ, क्या की डिफरेंस है बिटवीन फंक्शनल एनालिसिस जो कि FMA के फर्स्ट एडिशन में लिखा है और फंक्शन जो FMA के फोर्थ जो पुराना एडिशन है उसमें लिखा है। तो सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि फंक्शन होता क्या है। तो अगर मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलूँ इस पेन का, तो अगर आप ध्यान रखेंगे स्टेप 2 के बारे में जो कि स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में था, तो वहाँ पर मेन बात क्या थी कि जैसे ये पेन है, इस पेन की फिटमेंट इसके साथ कैसी है उसके बारे में बात हो रही थी, या ये इसका अलाइनमेंट इसके साथ कैसे है, मेन उसकी बात हो रही थी। बट जब हम स्टेप 3 में आते हैं तो स्टेप 3 में हम बात ये करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। जैसे इस पेन का एक फंक्शन है कि इसको लिखना चाहिए, राइट। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे लिखना चाहिए, तो मे बी उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि वो लाल रंग का हो या नीले रंग का हो या काले रंग का हो। तो इस तरह से कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है कि कितने घंटे इसको चलना चाहिए, 100 घंटे, 200 घंटे, या कितने पेज इसे भरने चाहिए। तो ये फंक्शन है और इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जब हम बात करते हैं फंक्शन एनालिसिस के बारे में। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ FMEA क्या होता है, FMEA के कौन से 7 स्टेप्स हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। देन मैं बात करने वाला हूँ फंक्शन एनालिसिस के बारे में और किस तरह से वो डिफरेंट है जो फोर्थ एडिशन था उससे, क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडस्ट्री में, और लास्ट में उसकी एक समरी मैं आपसे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन से कि फंक्शन FMEA होता क्या है। तो जब हम FMEA की बात करते हैं तो प्राइमरली FMEA एक टीम ओरिएंटेड, सिस्टमेटिक, क्वालिटेटिव और एनालिटिकल मेथड है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और मिटिगेट करते हैं टेक्निकल रिस्क को जो कि रिलेटेड होते हैं प्रोडक्ट एंड प्रोसेस के। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें समझने की है कि जो FMEA है ये बिफोर द इवेंट है, आफ्टर द इवेंट नहीं है। यानी कि हमें FMEA तब करना है जब हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम शुरू करना है या प्रोडक्ट का डिज़ाइन शुरू करना, उससे पहले हमें उसे करना है। जो ये FMEA का फर्स्ट एडिशन है, जो VDA AIG एडिशन बोलते हैं इसे, इसमें 7 की स्टेप्स हैं। जो पहला स्टेप है वो अबाउट प्रिपरेशन है, जो दूसरा है वो अबाउट स्ट्रक्चर एनालिसिस, तीसरा है फंक्शन एनालिसिस जिसके बारे में आज बात हो रही है, जो चौथा है वो अबाउट है फेलियर एनालिसिस, जो पांचवा है वो है विद रिस्पेक्ट टू रिस्क एनालिसिस, जो छठा है वो इस बारे में बात करता है कि ऑप्टिमाइजेशन क्या करना है, किस तरीके से क्या एक्शन लेने हैं, और जो सातवां और आखिरी है वो है विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंटेशन। तो अभी स्पेसिफिकली हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड स्टेप जो कि है फंक्शन एनालिसिस के बारे में। तो इन जनरल जब हम फंक्शन एनालिसिस की बात करते हैं तो हमारा इंटेंट क्या है? हमारा इंटेंट है कि हम ये पता लगाएं कि प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए या उस प्रोसेस को क्या करना चाहिए, क्या उसका इंटेंट है। इसको अगर हम दूसरी भाषा में बोलें तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि व्हाट डज द थिंग दैट वी वांट टू एनालाइज डू। हम क्या चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट का या उस प्रोसेस को क्या काम करना चाहिए, उसको हम जानना चाहते हैं इस पर्टिकुलर स्टेज पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर एनालिसिस का आउटपुट। अगर स्ट्रक्चर एनालिसिस ठीक से हुआ है स्टेप 2 में, तो जो स्टेप 3 है वहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से हम फंक्शन एनालिसिस कर पाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो भी फंक्शन के बारे में बात करनी है वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। और इन जनरल जब हम फंक्शन एनालिसिस करते हैं तो कई सारे टूल्स की हेल्प लेते हैं, जिसमें एक P डायग्राम, जिसे पैरामीटर डायग्राम बोलते हैं, या प्रोसेस फ्लो चार्ट है, उनकी हम हेल्प लेते हैं और उसकी मदद से हम अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं कंप्लीट प्रोडक्ट को या प्रोसेस को, जिससे कि हम ठीक से फंक्शन एनालिसिस कर सकें। फंक्शन एनालिसिस करने के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, तो उसके जो की ऑब्जेक्टिव आपसे शेयर करना चाहूँगा। जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है अंडरस्टैंड करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए कि किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट या प्रोसेस किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में काम कर रहा है। देन दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम ये PFME या DFME के ऊपर काम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन एनालिसिस, तो हमें उस समय प्रोसेस फ्लो चार्ट या P डायग्राम का इस्तेमाल करना है, जिससे कि हम अंडरस्टैंड कर सकें उस पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में। और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से जो इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं उनके क्या फंक्शन है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। और एक बार वो समझ में आ जाए तो अगला जो स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या चाहते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन, तो उसका समझना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी हो पाएगा जब क्रॉस फंक्शनल टीम मिल के काम करेगी, तभी इसका डिसीजन हो पाएगा। और इसका जो की आउटपुट निकलने वाला है वो अगला जो फेलियर एनालिसिस जो स्टेप 4 है उसके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। तो सबसे पहले एक समझते हैं कि फंक्शन होता क्या है बाय डेफिनेशन।
तो जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो प्राइमरीली हमारा इंटेंट है एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा प्रोसेस स्टेप जिससे हमें समझ में आ सके कि वो क्या करना चाहता है, क्या उसका इंटेंट है काम करने का। और प्राइमरीली ये एक रिलेशनशिप भी बताता है इनपुट एंड आउटपुट के एलिमेंट की। अगर आप एक पिक्चर देखेंगे तो वो क्लियरली बताता है कि अगर कोई इनपुट हम डाल रहे हैं तो वहाँ पर जो फंक्शन हो रहा है, राइट, या जो एक्टिविटी हो रही है जिसको हम चाहते हैं कि क्या रिजल्ट आए, उसके बेसिस पे एक सर्टन आउटपुट भी आता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमें जो फंक्शन एनालिसिस करना है उसमें फंक्शन को, रिक्वायरमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि अगर हमने उसको ठीक से रिप्रेजेंट किया तो जो उसका आउटपुट आएगा, यानी कि जो हम उसको लिखेंगे हम उसे ठीक से लिख पाएंगे। तो यहाँ पर दो पर्टिकुलर वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, एक वर्ब और एक नाउन। जब हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब एक्शन वर्ब है, और जब हम नाउन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मेजरेबल फंक्शन की। अगर मैं इसको एग्जांपल से बात करूं तो जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि कुछ डिलीवर करना है, या इसमें क्या कंटेन किया है, या कंट्रोल कैसे करना है, या किसी में कोई चीज़ इंसर्ट करनी है। बट जब हम उसको नाउन यानी कि हम उसको मेजरेबल से ऐड करते हैं तो वो बन जाता है डिलीवर पावर, कंटेन फ्लूइड, कंट्रोल स्पीड, ड्रिल होल, इंसर्ट पिन। ये सारे एग्जाम्पल हैं जिसको अगर हम ठीक से समझें और ठीक से लिखेंगे तो हम बहुत आसानी से, क्योंकि ये सब पॉजिटिव बातें लिखी गई हैं, जैसे ही इसका नेगेटिव हम वर्ड बोलेंगे तो वो हमारा फेलियर एनालिसिस यानी कि जो स्टेप 4 है उसके लिए इनपुट बन जाएगा। इसमें जो दूसरा वर्ड है फंक्शन के बाद, वो वर्ड आता है रिक्वायरमेंट। अगर हम ISO 9000 2015 की बात करें तो बात क्या करता है, वो बात करता है डेफिनेशन के क्या इंटेंडेड रिक्वायरमेंट है या क्या इंटेंडेड उसका फंक्शन है, नीड या एक्सपेक्टेशन हमारी क्या है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोसेस से, उसके बारे में बात करता है। जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो दो प्रकार की हो सकती हैं, फंक्शनल भी हो सकती हैं और नॉन फंक्शनल भी हो सकती हैं। अगर हम FMEA का फर्स्ट एडिशन देखेंगे तो उसने 5 तरीके बताए हैं कि जहाँ से हम रिक्वायरमेंट्स को रिट्रीव कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली उसमें रिक्वायरमेंट है वो है लीगल रिक्वायरमेंट्स। मे बी इट कुड बी अबाउट रिसाइकलिंग, कुड बी अबाउट एनवायरनमेंट, कुछ भी ऐसा हो सकता है। जो दूसरा है वो है इन्वायरमेंटल या जो इंडस्ट्री के जो नॉर्म्स और स्टैंडर्ड हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोडक्ट डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव में बात करें तो ISO 26262 जो फंक्शनल सेफ्टी की बात करता है वो एक एग्जांपल हो सकता है। देन कस्टमर की रिक्वायरमेंट, जो कस्टमर आपको ड्राइंग देता है, स्पेसिफिकेशन देता है, जो डाटा देता है, वो एक इनपुट रहता है जहाँ से रिक्वायरमेंट पता लगती है। देन ऑर्गेनाइजेशन की अपनी इंटरनल रिक्वायरमेंट हो सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरेबिलिटी, विद रिस्पेक्ट टू पैकेजिंग, या और भी कुछ हो सकती हैं। एंड देन लास्ट जो प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट कुड बी अबाउट सरफेस फिनिश, इट कुड बी अबाउट डायामीटर, और इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है जहाँ से हमें और डिटेल में इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। अब अगर बात करें फंक्शन एनालिसिस के बारे में कि उसको हमें रिप्रेजेंट किस तरह से करना है, तो उसको बेसिकली जो स्ट्रक्चर किया गया वो 3 पार्ट में किया गया है, जिसको हम लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 बोलते हैं। उसकी थोड़ी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है डिज़ाइन FMEA की और प्रोसेस FMEA की, बट इंटेंट उसका सेम है। तो अगर एक एग्जांपल से इसको समझना चाहें कि जब हम डिज़ाइन FMEA के बारे में बात करते हैं तो अगर आप राइट साइड में देखेंगे पिक्चर में तो सबसे पहला जो नंबर 1 है वो बात करता है नेक्स्ट हायर लेवल, जहाँ वो फंक्शन और रिक्वायरमेंट की बात करता है। जो सेकंड है वो बात करता है फोकस एलिमेंट के बारे में, जहाँ फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट के बारे में अगेन बात कर रहा होता है। और जो तीसरा है वो बात करता है नेक्स्ट लोअर लेवल फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट। अगर हम इस समय कंपेयर करें कि FMEA के 4th एडिशन में क्या था, तो FMEA के 4th एडिशन में सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड लिखा था फंक्शन, और उसी से ही हमें अंडरस्टैंड करना था कि हमें क्या लिखना है या क्या नहीं लिखना है। बट जो FMEA का फर्स्ट एडिशन, इसमें बहुत डिटेल में इस बात को समझाया गया है जिससे कि इसको हम ठीक से अंडरस्टैंड कर सकें। एक एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे तो आपको दिखेगा, जहाँ पे सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, फोकस एलिमेंट। वहाँ पे बात कर रहा है वो टॉर्क जनरेशन की। अब यह टॉर्क जनरेशन हमें अगर करना है तो उसके लिए अगर हम फंक्शन लेवल 3 पे देखेंगे, नेक्स्ट लेवल पे बात करता है इंश्योर पावर ट्रांसमिशन, क्योंकि अगर पावर ट्रांसमिशन होगी तो टॉर्क जनरेशन होगी, और अगर टॉर्क जनरेशन होगी तो अगर हम सीरियल नंबर 1 पे देखेंगे तो वो बात करता है कि प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट ऑफ 1% मिनिमम, जहाँ हम साइकिल की बात कर रहे हैं। इसको अगर हम और एक एग्जाम्पल से देखना चाहें जो कि FMEA के फर्स्ट एडिशन में दिया गया है, तो जो पॉइंट नंबर 2 है, जो फोकस एलिमेंट है, वहाँ वो बात कर रहा है कम्यूटेशन सिस्टम which transport the electrical current between coil pairs of electromagnetic converter। ये है हमारा मेन फोकस एलिमेंट। बट ये तब हम ठीक से काम कर पाएगा, समझ पाएगा, जब हम लेवल 3 को समझ पाएंगे और लेवल 1 को समझ पाएंगे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इस बात को हम ठीक से समझ सकते हैं।
जब हम PFMA की बात करते हैं तो वहाँ टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यहाँ टर्मिनोलॉजी आती है प्रोसेस आइटम, प्रोसेस स्टेप और प्रोसेस वर्क एलिमेंट। इंटेंट यहाँ भी वही सेम है। अगर आप पिक्चर में देखेंगे राइट साइड में, तो इस नए एडिशन में इस बात को 3 तरीके से डिफाइन किया जैसे मैंने आपको बताया। बट अगर आप FMA के पुराने एडिशन में देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सिंपली सिर्फ एक फंक्शन वर्ड लिखा था, उसी से ही अंडरस्टैंड करना था कि इसका क्या मीनिंग है और उसका क्या इंटेंट है। अगर मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूँ या समझाना चाहूँ कि इसका क्या एग्जांपल हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस FMA, तो अगर आप स्टेप नंबर 2 में देखेंगे जहाँ हमने बात की है फंक्शन ऑफ द प्रोसेस स्टेप एंड प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक, तो वहाँ वो बात क्या करता है, वो कहता है प्रेस इन सिंटर्ड बियरिंग टू अचीव एक्चुअल पोजीशन इन पोल हाउसिंग टू मैक्सिमम गैप पर प्रिंट। ये हमारा मेन काम है, ये हमारा फंक्शन है जिसको हमें करना है। और ये तब हो पाएगा अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे स्टेप नंबर 3 को और इसको हम लिंक करेंगे स्टेप नंबर 1 से। और स्टेप नंबर 1 पे स्टैंडर्ड का इंटेंट ये है कि हमें इसको तीनों पार्ट में देखना है कि हमारे प्लांट में क्या हो रहा है, जब हम उसको कस्टमर के पास भेज रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, और जब हम एंड यूज़र के पास भेज रहे हैं तो वहाँ पर इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करते हुए आपसे एक P डायग्राम यानी कि पैरामीटर डायग्राम की बात की थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली ड्यूरिंग डिज़ाइन FMA अंडरस्टैंड करने के लिए फंक्शन के बारे में। तो ये P डायग्राम क्या होता है, तो P डायग्राम को अंडरस्टैंड करना चाहें तो बेसिकली P डायग्राम के अंदर 7 या 8 की पार्ट्स होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पहला होता है वो होता है इनपुट, कि हम क्या इनपुट डालना चाहते हैं उसके अंदर। देन जो दूसरा होता है वो होता है फंक्शन, हम क्या चाहते हैं कि वो क्या करे। तीसरा है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कि उस फंक्शन से हम क्या रिजल्ट चाहते हैं, क्या आउटपुट चाहते हैं। जो चौथा है वो है कंट्रोल फैक्टर्स, किन चीज़ों को हम चाहते हैं कि उनको हम इम्प्लीमेंट करें जिससे कि वो रिजल्ट आए जो हम चाहते हैं। देन उससे अगला है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कि कोई ऐसी चीज़ जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अलावा भी है क्या। देन उसके अगला है इंटेंडेड आउटपुट, एग्जैक्टली हम चाहते क्या हैं सिस्टम से। और उसके बाद उसके लास्ट में आता है नॉइज़ फैक्टर्स, कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इंटरफेयर कर सकती हैं रिज़ल्ट को आने के लिए। इसी तरह से जो एक और डायग्राम यूज़ करते हैं जो प्रोसेस FMA यूज़ करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए इंटायर प्रोसेस को, वो है प्रोसेस फ्लो चार्ट। प्रोसेस फ्लो चार्ट बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे हम इनकमिंग इंस्पेक्शन से लेकर डिस्पैच तक कंप्लीट प्रोसेस को डिफाइन करते हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए कि प्रोसेस का फ्लो किस तरह का है। और एक बार प्रोसेस का फ्लो हमें क्लियर हो जाता है तो वहाँ पर क्या फंक्शन है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाती है। जैसे कि आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली इस बात के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं समरी करना चाहूँ विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन एनालिसिस फॉर DFMA एंड PFMA, तो अगर आप स्क्रीन में जो पिक्चर है उसको आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्राइमरीली जो इंटेंट है वो इस बात को समझने का है कि जो इनपुट हमें स्ट्रक्चर एनालिसिस से मिला था वहाँ पे तो हमें सिर्फ पता लगाता है कि इसकी फ़िट कैसी है, इसकी फिटमेंट कैसी है। नाउ अब हमें ये देखना है कि ये फंक्शन किस तरह से करता है और उस फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके लिए हमें पैरामीटर डायग्राम का इस्तेमाल करना पड़ता है, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कि हम अंडरस्टैंड कर सकें विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब लास्ट में बात करते हैं क्या की चैलेंजेस है इंडस्ट्री को विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर और फंक्शनल एनालिसिस के बारे में। तो जो सबसे पहला चैलेंज है वो यही है कि जब भी क्रॉस फंक्शनल टीम बैठती है FMA बनाने के लिए, चाहे वो डिज़ाइन FMA हो या प्रोसेस FMA हो, कितनी क्लैरिटी है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है उन्हें विद रिस्पेक्ट टू स्टेप 3 और जो इनपुट स्टेप 2 से आ रहा है उसके बारे में। और जो दूसरा ज़्यादा बड़ा चैलेंज है कि जब हम स्टेप 3 कर रहे हैं तो क्या हम पैरामीटर डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम या प्रोसेस फ्लो चार्ट क्या बना रहे हैं, और अगर हम नहीं बना रहे हैं तो हमें कैसे क्लैरिटी आ रही है, कैसे अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि हमें किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि क्या फंक्शन है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो एग्जैक्टली इसी सीरीज़ में रहेगा और इस बार मैं बात करने वाला हूँ स्टेप नंबर 1 के बारे में, कि किस तरीके से हमें प्लानिंग और प्रिपरेशन करनी है और किस तरह से डिफरेंट है जो FMA का 4th एडिशन है। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं आपके और मुझे हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हो तो नीचे एक ब्लॉग है, जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में। और इन केस आपको इस तरह के वीडियोज़ और ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर सकते हैं और मेरे YouTube चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।